मान नहीं रहा है, मुनीर मान नहीं रहे हैं और उनका झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने भड़काऊ बयान दिया है। कश्मीर में आतंकियों के समर्थन को जारी रखने का ऐलान मुनीर ने एक तरीके से कर दिया। जम्मू कश्मीर में हम हर तरह की मदद करते रहेंगे, ये कह रहे थे जनरल मुनीर। कश्मीर मुद्दा सुलझाए बगैर शांति नहीं आ सकती। सवाल यह है कि शांति आने कहां देना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक अनस्टेबल स्टेट है, एक अस्थिर राष्ट्र है पाकिस्तान, और वो चाहता है कि कहीं भी स्थिरता ना आए, और बात वो स्थिरता की करते हैं। एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा है और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कैसे पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंचाई थी। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे तो उसके बाद कैसे आतंकी बिलबिलाकर सामने आए थे। उसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों का और पाकिस्तान की सेना का दर्द भी छलका था जब वो आतंकियों की जो कब्र है उस पर फातिहा पढ़ रहे थे, आंसू बहा रहे थे। उसके बाद भारत ने जब दूसरी स्ट्राइक की तो पाकिस्तान के 11 जो एयरफोर्स बेसिस थे उनको निशाना बनाया गया, एयर बेसिस को, और उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था भारत की तरफ से। तो इतना दर्द भारत ने दिया पाकिस्तान को, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की दुम 12 साल भी बर्फ में आप दबाकर रखोगे और जब उसको हटाओगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। तो पाकिस्तान, वहां के सेना प्रमुख, वो वही कुत्ते की दुम हैं और एक बार फिर से वापस घूम फिरकर कश्मीर पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देते रहेंगे। Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, and they planned and Allah planned and Allah is the best of the plan. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support. तो आपने सुना कि आतंकी बोल कैसे मुनीर बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि भारत जिसको आतंकवाद कहता है वो एक जायज संघर्ष है और इसलिए शायद पाकिस्तान में जब आतंकी मारे जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। जब भारत ने आतंकियों को मारा था, बहावलपुर में मारा था और मुरीद के में मारा था और दुनिया भर जो पाकिस्तान के आतंकी अड्डे थे उनमें मारा था, तभी ये जनरल मुनीर के जो प्यादे हैं, फौजी हैं, वो आंसू बहाने के लिए पहुंच गए थे, हाथ बांधे सिर झुकाए खड़े हुए थे, आतंकियों की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे थे। क्या क्या कहा है जनरल मुनीर ने वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहा हूं। भारत से पिटने के बाद भी देखिए पाकिस्तान मान नहीं रहा है। बड़बोले मुनीर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं जिनको खुद पाकिस्तान में फील्ड मार्शल कहा जाता है, उन्होंने भड़काऊ बयान दिया और कहा है कि कश्मीर में आतंकियों को हम समर्थन जारी रखेंगे, आतंकी गतिविधियों को समर्थन जारी रखेंगे, कश्मीर के संघर्ष में हमारा समर्थन जारी रहेगा, जम्मू कश्मीर में हर तरह की मदद हम करते रहेंगे, कश्मीर मुद्दा सुलझाए बगैर शांति नहीं आ सकती, कश्मीरी भाइयों का हम बलिदान याद रखेंगे। मुनीर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन किया है, न सिर्फ अभी किया बल्कि हमेशा से करते रहे हैं। इसीलिए जब पहलगाम हमला हुआ था तो पाकिस्तान के ही एक रिटायर्ड फौजी ने यह कहा था कि पहलगाम हमले की पूरी प्लानिंग, पूरी स्क्रिप्ट मुनीर ने लिखी है और पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का जनरल मुनीर ही है। और एक बार फिर से जनरल मुनीर वही आतंक की बोली बोलते हुए दिख रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और हिमांशु भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल सोढ़ी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ये तो एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और देर सवेर इस तरह की हरकत वो करेगा, और वापस कर ही दी आसिम मुनीर ने। ये वो आसिम मुनीर हैं जिनको उन्हीं की सेना का एक रिटायर्ड मेजर ये कहता है पहलगाम हमले के बाद कि ये वही आदमी है जिसने पहलगाम हमला कराया था, और फिर से मुनीर उस पर ठप्पा लगा रहे हैं कि हाँ मैं ही हूं आतंकियों का आका, और कश्मीर में आतंकियों को समर्थन की बात कर रहे हैं। जैन रोहित जी, जैन सर, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। दिसंबर 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके अगले महीने 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पे पाकिस्तान के भविष्य के लिए 3 अहम निर्णय लिए गए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए जंग करेगा। और तीसरा, पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को समर्थन करेगा, जिसे बाद में इस पॉलिसी का नाम दिया गया बीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। ये जो असीम मुनीर कह रहा है, ये वही कह रहा है जो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। अगर हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, बदल जाएगा, ये बिल्कुल असंभव है।
मैं 2 मिनट चाहूंगा रोहित जी। जी जी। जब एक पाकिस्तानी बच्चा नर्सरी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू करता है तो नर्सरी क्लास में उसे उर्दू सिखाई जाती है, जिसके शब्द होते हैं अलफ बे पे ते, जैसे इंग्लिश में ABCD होते हैं। जब शब्द सिखाया जाता है जा यानी जेड इंग्लिश का, उसके आगे किताब में लिखा होता है जा के लिखा होता है जालिम, और उसके आगे एक फोटो बनी होती है एक सरदार की, एक सिख की, जिसने पगड़ी पहनी है, दाढ़ी पहनी है। और जब यही नर्सरी के बच्चे को डा शब्द सिखाया जाता है, जो कि अंग्रेजी शब्द डी होता है, उसके आगे डाकू लिखा होता है और उसके आगे एक फोटो होती है एक हिंदू की जिसने लुंगी पहनी हो, जिसके सर पे चोटी है। नर्सरी क्लास के बच्चों को भारत का नक्शा दिया जाता है, बोला जाता है इसे अपने पैर के नीचे कुछ लो। और यही बच्चे जब 12वीं क्लास में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनकी हिस्ट्री किताबों में लिखा है कि इंसानियत के दुश्मन 2 ही लोग हैं, हिंदू और सिख। तो हम ऐसे देश से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं जहां पे एक नर्सरी के बच्चे को हिंदू धर्म के खिलाफ, सिख धर्म के खिलाफ और भारत के खिलाफ चीजें बताई जाती हैं, और पूरा जो उनकी जिंदगी निकलती है वो भारत के खिलाफ, हिंदू धर्म और सिख धर्म के खिलाफ निकलती है। तो जो असीम मुनीर कह रहा है, ये उसकी दशकों की जो इंडॉक्ट्रिनेशन हो रखी है, जो गलत वहां सिखलाई हो रही है, ये उसका नतीजा है। लेकिन ये हकीकत है कि यही पाकिस्तान में आज हो रहा है। बिल्कुल ये फैक्ट है, पाकिस्तान में ये हो ही रहा है। दहशतगर्दी वहां पर कहते हैं ना कि वो आपने बिल्कुल ये कहा कि एक होता है ना कि बाय ब्लड और बाय बर्थ वहां पर दहशतगर्दी है, और यही सिखाया भी जाता है। हिमांशु भट्ट जी, मुनीर ने सिर्फ यही नहीं कहा कि कश्मीर में हम आतंकवाद को पालेंगे पोसेंगे, उसको हालांकि संघर्ष का नाम दे रहे हैं, भारत को एक बार फिर से धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं जनरल मुनीर। मुझे हंसी भी आती है कहते हुए कि भविष्य में अगर कुछ किया तो फिर हम जो है माकूल उसका जवाब देंगे और करारा जवाब हम देंगे, इसकी चेतावनी दे रहे हैं। मैं फिर उस पर आ रहा हूं, किसका डीजीएमओ आया था हाथ जोड़ते हुए कि सीज फायर कर लो, अब हमारे अंदर ताकत नहीं बची है, हमारे 11 सैन्य बेस खत्म कर दिए हैं तुमने, हमारे आतंकियों को खत्म कर दिया अड्डों को। किसका डीजीएमओ आया था हाथ जोड़ के घुटनों के बल? देखिए रोहित जी, उनके लिए ये जरूरत है। और उन्होंने क्या कहा कि भविष्य के अंदर अगर भारत कोई हमला करेगा तो हम उसका करारा जवाब देंगे। तो ये वाक्य को आप समझने की कोशिश करें तो इसका एक मतलब ये भी हो रहा है कि इस बार हम नहीं कर सके, मगर भावी में करेंगे। देखिए, एक एडमिशन भी है वहां पर। और दूसरी बात मैं जहां तक बताऊं, ये इंडॉक्ट्रिनेशन, रेडिकलाइजेशन, ये पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की रचना हुई उस दिन से चल रहा है। मैं उसको जरा आगे बढ़ाऊं और देखो, आज के पाकिस्तान के अंदर ये आसिम मुनीर की जरूरत थी कि उसको ये बातें करनी पड़े फिर से। उसकी वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 55 से 60% पब्लिक अभी भी हाफिज सईद और मजूर अजहर के फॉलोअर्स हैं। और ये लोग आसिम मुनीर के काबू में नहीं है। अभी आसिम मुनीर तो कहा जाने वाला वो लंच खा के बैठा ट्रंप के साथ में, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो हुआ उससे अगर पाकिस्तान के अवाम की नजर आपको भटकानी है तो कश्मीर मुद्दे के अलावा दूसरा कोई कारगर मुद्दा नहीं है। ये एक ही मुद्दा है जिसके तहत पाकिस्तान की अवाम एक हो जाती है। पाकिस्तानी मिलिट्री फली फूली, उसकी वजह भी कश्मीर था। कश्मीर के राख को अलाप के उन लोगों ने लोगों में एक दहशत फैला दी कि भारत खा जाएगा। और इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए जब नजम सेठी कहते हैं आज से 4 दिन पहले, देखिए जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा है यहाँ। 4 दिन पहले पाकिस्तान के एक नजम सेठी जी है, वो कहते हैं कि भारत अमरनाथ यात्रियों के ऊपर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को निशान बनाएगा फिर से। मतलब बाकी बचा ऑपरेशन सिंदूर फिर करेगा। तो ये एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है वहां पर पाकिस्तानी आवाम के लिए। और इस बारी कश्मीर में ना होते हुए पाकिस्तान शायद अपने प्रॉक्सीज को हमारी भारत की ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर यूज करे, ये भी हो सकता है।
देखिए, हाफिज सईद के लिए आज अगर पाकिस्तान में बचना है तो उसे कुछ ऐसा स्पेक्टेकुलर करके दिखाना पड़ेगा, उनकी भाषा में मैं कहूं तो, कि जिससे पूरी आवाम को एक भरोसा हो जाए कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए ठीक है, भारत के सामने लड़ सकता। और इसीलिए बार बार जब भी आप देखोगे कि जब भी वो कोई भी प्रकार के नेवी के, आर्मी के जमावड़े में जाता है तो कश्मीर का राग आलापना नहीं भूलता। देखिए, ये पिछले कई महीनों से आप देखेंगे तो कहीं सिविलाइजेशन लेके आएगा, बाद में पहलगाम होगा और फिर सिंदूर होगा। अभी कश्मीर का राग आलाप के उन्होंने एक बात साबित कर दी कि जैसे आपने कहा ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, उसको आप कितना भी मारो वो समझने वाला नहीं है। और दूसरी एक महत्व की बात मैं बताता हूं जो जनमानस में चल रहा है, रोहित जी मैं आपको इसके बाद दे दूंगा। मसूद अजहर के कुटुंब के तकरीबन 14 लोग भारतीय बमबारी में मारे गए। क्या वो रेडिकल आदमी क्या आसिम मुनीर की बात सुनेगा? जबकि पाकिस्तानी समाज में आज भी हाफिज सईद और मसूद अजहर का रुतबा जो है ना वो सर्वोच्च है। ऐसी स्थिति में मुझे तो ये दिखता है कि ये राग आलापने का समय जैसे एक सिग्नल फिर से दिया गया है कि अब वक्त आ गया है। और हम देखोगे अगले 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी वारदात भारत के अंदर करने की कोशिश की जाएगी। रोहित जी, ठीक है, मैं कर्नल सोढी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी 2-3 दिनों का अगर मैं देखूं तो एक तो बिलावल भुट्टो ने कल परसों यही बात पाकिस्तान की असेंबली में कही, जंग की बात वो कर रहे थे कि जंग के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। आसिम मुनीर भी यही बात कह रहे हैं कि मतलब उनका स्टेटमेंट ऑलमोस्ट जंग वाला स्टेटमेंट है। तो क्या ये उनकी मजबूरी है अपने आतंकियों को खुश रखने के लिए, अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए? अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो उनको दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम भी कुछ कर रहे हैं, हम डरते नहीं हैं, लेकिन मन में डर है। रोहित जी, डेफिनेटली वो तो एक कारण है ही है कि वो अपनी आवाम को एक डर के माहौल में रखना चाहते हैं ताकि अपनी सेना की ताकत और उसकी जो पकड़ है उसे बनाए रखें। लेकिन मजबूरी के साथ जो सबसे बड़ा कारण है ये है पाकिस्तान की प्लानिंग। देखिए रोहित जी, जब हमने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की, उसके बाद अगले 4 साल में 2020 से लेकर 2024 तक 4 साल में पाकिस्तान को चीन से बेशुमार सैनिक हथियार मिले, जिसमें J-10 लड़ाकू विमान है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम है और जिसमें PL-11 मिसाइल्स थी पहले और बाद में PL-15 आई। इस 4 साल में चीन ने पाकिस्तान की सैनिक ताकत को बढ़ाया और जब हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर किया जिसमें हमें पूरी सफलता मिली, विजय भारत की हुई, उसके बाद चीन ने ऐलान किया कि अब वो पाकिस्तान को और आधुनिक हथियार देगा, जिसमें J-35 लड़ाकू विमान है, जिसमें PL-21 मिसाइलें हैं, जिसमें H-21 एयर डिफेंस सिस्टम है। ये चीन ऐसा क्यों कर रहा है? बालाकोट के बाद दिया, अब सिंदूर के बाद दे रहा है, क्योंकि इसके पीछे चीन का बहुत बड़ा मकसद है। रोहित जी देखिए, अमेरिकी हथियार दुनिया के कई जंगों में इस्तेमाल हो रखे हैं, उनके बारे में सबको पता है, लेकिन चीनी हथियार कोई भी जंग में नहीं इस्तेमाल हुआ था सिंदूर से पहले। और जब चीनी हथियार सिंदूर में इस्तेमाल हुए तो चीन को एक रियल कॉम्बैट सिचुएशन मिल गई जहां पे उसके हथियार टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जो 2027 में उस पर हमला करेगा। और अगला जो चीन का सैनिक लक्ष्य है वो है पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर, जो 2035 में होनी है। देखिए रोहित जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, उन्होंने 17 मार्च इसी साल को बयान दिया, 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी वास्तविकता है, अनकोट। जो भी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में 2035 की तरफ लेके जा रही है, यानी जो ये पाकिस्तान जो सो कॉल्ड अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि चीन उसे बार बार हथियार सप्लाई कर रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि भारत सैनिक जवाब देगा कोई आतंकवादी हमले का, उसमें उसके हथियार टेस्ट होंगे।
तो बेसिकली ये चीन के हथियारों का ये टेस्टिंग ग्राउंड है और इसमें पाकिस्तान पूरी तरह चीन के साथ मिला है। मजबूरी तो है ही है, ये बहुत बड़ी एक प्लानिंग भी। अच्छा, एक चीज और है हिमांशु जी, अब जनरल मुनीर जो है वो कश्मीर में आतंकवाद है उसको संघर्ष करार देते हैं, लेकिन अगर हम जब बलूचिस्तान पे चले जाते हैं तो उनको वही चीज आतंकवाद नजर आने लग जाती है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और यही वजह आप देखिए ना कि वहां बलूचिस्तान में क्या हाल हो रहा है। बीएलए कैसे मतलब खून की प्यासी है पाकिस्तानी फौजियों की, हर रोज कुछ ना कुछ खबर वहां से आती है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो खैबर हो। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे हिसाब से। देखिए, आसिम मुनीर का ये स्टेटमेंट कब आता है, ये फील्ड मार्शल का? उसके 2 दिन पहले एससीओ में क्या हुआ, राजनाथ सिंह ने क्या किया? बिल्कुल, जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करने से मना कर दिया। और क्यों मना किया? कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर वो जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर से पहलगाम टेरर के पैरा को निकाल के बलूचिस्तान में भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, वो दुनिया को दिखाने की कोशिश की। तो राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे, अगर पहलगाम का जिक्र नहीं है तो हम ऐसे डिक्लेरेशन के ऊपर साइन नहीं करेंगे। और उसके 2 दिन बाद ये स्टेटमेंट आता है नेवल कॉलेज के समारंभ में बात करते करते। तो देखिए, एक स्क्रिप्ट, 2 तरफा वॉर हो ना हो, एक बात समझनी जरूरी है कि 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो तबाह हुआ है तकरीबन 40% एयर पावर है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ी साहब भी ज्यादा बता पाएंगे, मगर जहां तक मेरी जानकारी है पाकिस्तान के पास आज जो असले हैं उसमें से 85% चाइनीज है। और चाइनीज ने वो एससीओ के बाद में बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया है, हम आपको JF-35 देंगे नहीं, वो बातें थी। हाँ, उन्होंने बेशक रोल ओवर किया उनके लोन को, मगर नए असले पैसों से दिए जाएंगे। और HQ-9 को जिस तरह से भारत ने ठोका है, अगर समझ लो कि उसके ऊपर अमेरिकी रडार तो लगेगा नहीं, वहां पूरा नेटवर्क बदलना पड़ेगा। और जिस तरह के वॉरफेयर में आज भारत जा रहा है, उससे देखिए 2 फ्रंट रियलिटी, वो चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो गया है अगले 5 साल निकालने का। उनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं, उनकी जो डेमोग्राफिक चेंज है, वो उसको आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर तो जाके चाइना जैसे ईरान में भी फंसा और हारा, वैसे पाकिस्तान में जाके भी फंसा। यस, वॉर रियलिटी हो सकती है भविष्य का, मगर अब की जहां बात है वहां आसिम मुनीर के लिए और कोई चारा नहीं है भारत को उकसाने के सिवाय। क्योंकि देखिए, इन सब चीजों के अंदर बिलावल भुट्टो जैसा कोई बोल देता है कि अगर पानी रोक दिया तो जंग रोक जाएगी। साहब, हमने तो रोक के रखा है ना, करो जंग। आप कितनी जंग कर सकते हो, हमें देखना है। क्योंकि 4 दिन 78 घंटे में जो हाल उनका हुआ है, उससे पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है चाइनीज असलों का एक्सपेरिमेंटेशन जब फेल हुआ है, तब चाइना को यह रियलाइजेशन हो रहा है कि बेइज्जती बहुत हो रही है, क्योंकि चाइनीज माल चला नहीं। और चाइनीज माल चला नहीं तो उसका इंटरनेशनल मार्केट कितना बचेगा? ऐसी स्थिति में आसिम मुनीर के लिए, ये भारत के लिए कश्मीर का राग आलाप में, मगर आप 2 स्पीचों को कंपेयर करो, पहलगाम के पहले उन्होंने जो दिया था वो और आज के वक्त में जो दिया, तो यहां बोलते हैं कश्मीर में तो फ्रीडम स्ट्रगल है, हम मॉरल डिप्लोमेटिक फलाना ढिंकाना सपोर्ट देंगे, मगर सशस्त्र सपोर्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है वो बिक चुके हैं। बलूचिस्तान का सौदा हो चुका है रेयर मिनरल्स के लिए। दूसरी बात, पहले चाइना को बेचा, अब यूएसए को बेचा, तो पाकिस्तान तो एक ऐसी रणभूमि बनने वाली है जहां पर चाइना भी और पाकिस्तान के साथ में चाइना भी और यूएस भी आके लड़ेगा। क्योंकि ईरान के लिए अमेरिका के पास ये बेसिस होना भी जरूरी है, बलूचिस्तान की भूमि भी वही जरूरी है।
और एक तरफ जब बलोच फ्रीडम फाइटर्स उनको ठोकते, दूसरी तरफ टीटीपी वाले ठोकते, तो ये तीन तरफा वॉर में अगर आसिम मुनीर को सरवाइव करना है तो उसके लिए ये एक मजबूरी है कि कहीं ना कहीं से फिर से कश्मीर को लाओ, और वहां तक वो टिक नहीं पाएगा, लगता है ऐसा। ठीक है, मैं कर्नल सोढ़ी के पास चल रहा हूं। कर्नल सोढ़ी, ये मजबूरी है पाकिस्तान की सेना की, आईएसआई की, वहां की सरकार की, कश्मीर के मुद्दे को न छोड़ना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से जिस तरह से कश्मीर का जिक्र किया है यहाँ पर आसिम मुनीर ने, और आसिम मुनीर ने किया है, इसलिए मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कुछ पकड़ा है इनके दिमाग में, क्योंकि शैतानी दिमाग इनका कश्मीर को लेकर साजिशें रचता रहता है। तो ऐसा कुछ तो नहीं कि फिर से कुछ पकड़ा है, कोई बड़ी साजिश कश्मीर को लेकर? रोहित जी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान को जैसी ये असले मिल जाएंगे चीन से, उसके बाद फिर भारत पे बड़ा वार होगा, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। चीन भी पाकिस्तान के साथ पूरी तरह घुला मिला हुआ है। जो भी ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, हकीकत ये है पाकिस्तान और चीन भारत से नफरत करते हैं, और इनकी जो सांठगांठ हो रही है उसका एक ही मिलिट्री एम है, भारत। दूसरी बात देखिए, भारत की डेफिनेटली जीत हुई ऑपरेशन सिंदूर में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह कहना कि चीन का हर हथियार फेल हो गया, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। इस पे बहुत विश्लेषण हो चुका है, दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने किया हुआ है। तो हमें चीन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही गलती इजराइल और अमेरिका ने की थी, उन्होंने ईरान को हल्के में लिया, और अब नतीजा देखिए, इजराइल की राजधानी टेल अवीव 1/3 बर्बाद कर दी ईरान ने। ईरान जिसके ऊपर 38 साल से आर्थिक प्रतिबंध थे, उसने किस तरह इजराइल को मात दी। तो मैं दर्शकों का ध्यान एक लेख की तरफ लेके जाना चाहूंगा। जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय थल सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा, जहां पर उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, टू फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत होगी। रोहित जी देखिए, हमारे पास 1 दशक का समय है, हमें पूरी तरह से अपनी आर्थिक और सैनिक तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सोचें कि चीन बिल्कुल कुछ नहीं है, चीन में कोई सैनिक ताकत नहीं है, तो हमें वो लेख पढ़ना चाहिए जनरल मनोज नरावने का, जो सेनाध्यक्ष रह चुके हैं, और आई थिंक उनका अनुभव सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो भारतीय सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से कुछ नहीं काम होगा, कुछ नहीं होगा, ना डायलॉग डिप्लोमेसी का फायदा, ना अंतरराष्ट्रीय फोरम में हम कुछ भी कह लें, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसे तीनों महाशक्तियों का समर्थन है, अमेरिका का, रूस का और चीन का। और इसलिए पाकिस्तान जानता है, वो भारत कुछ भी कह ले, पाकिस्तान की मदद ये 3 महाशक्तियां करेंगी। और एक छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने के अंदर पाकिस्तान को 48.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से। और यही तीनों मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस के नेता भारत में 2 साल पहले 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए थे। यहाँ पे चाट पापड़ियां खा रहे थे, यहाँ पे वो खान मार्केट जा रहे थे, यहाँ पे दिल्ली हाट में शॉपिंग कर रहे थे, और जब वक्त आया भारत की मदद करने के लिए, इनमें से किसी ने मदद नहीं की, सबने पाकिस्तान के लिए वोटिंग की। अभी भी वक्त है, हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान चीन का सैनिक